डियर स्टूडेंट्स, हम सेल साइकिल और सेल डिवीज़न के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सेल साइकिल के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था और बताया था कि सेल साइकिल में 4 स्टेजेस से गुजरते हुए कोई भी कोशिका अपना विभाजन जो होता है वो पूर्ण करती है। तो विभाजन के दौरान कोशिका एक साइकिल में चलती है जिसको हम सेल साइकिल बोलते हैं। इस सेल साइकिल में 4 स्टेजेस थी, G1, S, G2 और M। इन स्टेजेस से गुजरकर कोशिका चक्र पूरा करके किसी भी कोशिका का विभाजन होता है। विभाजन क्या होता है? तो सेल डिवीज़न का मतलब क्या है भाई? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, आपने कभी कोई ऐसी चीज़ का नाम सुना है जहाँ पर हम किसी वस्तु को, किसी चीज़ को विभाजित कर देते हैं, तो डिवीज़न कर देते हैं, तो वो 2 छोटे छोटे टुकड़ों में बंटनी चाहिए, है ना। जैसे कोई ये चीज़ है, हम इसको 2 टुकड़ों में बांटे तो ये इस प्रकार से और इस प्रकार से हो जानी चाहिए। लेकिन कोशिका विभाजन, बायोलॉजी में जो विभाजन है, कोशिका विभाजन, ये एक ऐसा विभाजन है जहाँ पर जितना आप किसी चीज़ का विभाजन, कोशिका का विभाजन होगा, उतना ही उनका नंबर, एक कोशिका से 2 समान कोशिकाएं बनती, फिर इनसे फिर 2 समान कोशिकाएं बनेंगी, इससे भी फिर 2 समान, 1 से 2, 2 से 4, इस प्रकार से 8, 8 से 16, इस प्रकार से ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इनमें देखने को हमें मिलती है। तो इस प्रकार से विभाजन से कोई किसी भी चीज़ का नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, वरना विभाजन से कोई भी चीज़ क्या होती है? डिक्रीज। लेकिन कोशिका विभाजन एक ऐसा विभाजन है जहाँ पर इसका विभाजन से किसी भी कोशिका का नंबर इंक्रीज होता चला जाता है। तो कोशिका विभाजन जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मेयोसिस। ठीक है, माइटोसिस को हम समसूत्री विभाजन भी बोलते हैं और मेयोसिस को हम अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम माइटोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या माइटोसिस होता है। सबसे पहले हम आते हैं सेल साइकिल के ऊपर। तो सेल साइकिल, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? कोशिका चक्र। तो कोशिका चक्र क्या होता है? कोशिका डिवीज़न करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवीज़न के लिए। तो वो कुछ स्टेजेस से होके, कुछ अवस्थाओं से होकर गुजरती है। उन अवस्थाओं को ही हम कोशिका चक्र बोलते हैं। ठीक है, तो सेल साइकिल यहाँ पर G1, S, G2 और M 4 स्टेजेस हैं। G1 में क्या होता है भाई? अभी कोई कोशिका है, उसमें डिवीज़न नहीं हुआ, वो अपना साइज क्या करती है? ग्रोथ। साइज, ये ग्रोथ फेज होती है। जी का मीन्स होता है ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ 1 और ये होती है ग्रोथ 2, G2। उसके बाद में क्या होगा? एस फेज आई सिंथेसिस, जहाँ पर DNA का डुप्लीकेशन होगा। एक जो 2N सेल है वो किस में? 4N सेल में बदल जाती है। ओके, यहाँ पर भी 2N सेल होती है। ठीक है, N से मतलब है यहाँ पर इनके जो क्रोमोसोम्स नंबर हैं वो 2N का मीन्स ये डिप्लॉयड सेल होती है। यहाँ पर हर क्रोमोसोम की 2 कॉपियाँ प्रेजेंट हैं, यहाँ पर भी। लेकिन जैसे रेप्लिकेशन होगा तो एक क्रोमोसोम की कितनी कॉपी हो जाएंगी? 4 कॉपियाँ यहाँ पर इनमें हो जाएंगी। ठीक है, 4N हो जाएंगे। अब G2 में भी ये 4N ही रहेंगे और M फेज में आके फिर इनसे 4N से सेल 2 कोशिकाओं में बट जाएगी, 2N और 2N। तो इस प्रकार से ये कोशिका चक्र चलता रहता है। अब इनसे
दोबारा से ये दोनों अलग अलग सेल अपने अलग अलग डिवीज़न शुरू कर देंगे। तो ये सेल साइकिल होता है। सेल साइकिल का हम एनिमेशन देखते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है, देखना, ये एक कोशिका दिखाई गई है बीच में, 2n कोशिका है ये। ओके, अब हम सेल साइकिल का यहाँ पर एनिमेशन देख रहे हैं। कोई भी जो सेल है जो अभी डिवीज़न नहीं कर रही वो G0 की अवस्था के अंदर रहती है। तो जब वो डिवीज़न करेगी तो G1 में नॉर्मली सेल रहती है, और जब तक वो नहीं करती तो G0 बोलते हैं उसे। अब इसने ग्रोथ कर ली है अपनी। यहाँ पर चेक पॉइंट आएगा, यहाँ पर देखा जाएगा जीवन के बाद में कि क्या सेल ने अपना एक निश्चित आकार प्राप्त कर लिया है और क्या एनवायरमेंटल कंडीशन सही है। अगर सब सही है तो ही सेल अब जीवन अवस्था से किस में जाएगी भाई, एस फेज में। ठीक है, ओके, अब एस फेज में आ गई है। अब एस फेज कंप्लीट कर लिया जाएगा। एस फेज में क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा और सेल जो है 2n से 4n में चेंज हो जाएगी। अब G2 अवस्था में उसने बचा कुचा जो और ग्रोथ थी वो भी यहाँ पर हो जाती है। और माइटोसिस या मियोसिस से जस्ट पहले एक और चेक पॉइंट आता है। यहाँ पर देखा जाता है कि डीएनए क्या रेप्लिकेट हो चुका है, क्या सेल ने निश्चित आकार प्राप्त कर लिया है, क्या एनवायरमेंटल कंडीशन सूटेबल है। अगर है तो अब कोशिका डिवीज़न हो जाएगा शुरू। अब उसके अंदर भी चेक पॉइंट आता है कि सभी क्रोमोसोम जो है स्पिंडल से अटैच हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, वो भी हो गए हैं। तो अब ये सेल डिवीज़न कंप्लीट कर लिया जाता है। तो ये सेल साइकिल होता है, जहाँ पर सेल साइकिल में चेक पॉइंट्स होते हैं। चेक पॉइंट से कोशिका सेल साइकिल को कंट्रोल किया जाता है, और जब तक जो है कोशिका एक निश्चित आकार और जब तक एनवायरमेंटल सूटेबल नहीं है तो कोशिका का विभाजन वहीं पर रुक जाएगा, और अगर सब कुछ सही है तो ही कोशिका आगे विभाजन कर पाती है। ठीक है, तो ये तो सेल साइकिल था। अब हम माइटोसिस पे आते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन वो विभाजन होता है जहाँ पर एक कोशिका से विभाजन होकर दो समान कोशिकाएं उनसे जन्म लेती हैं। तो एक कोशिका जो कि 2n है, इससे दो समान कोशिकाएं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, समसूत्री। दो 2n कोशिकाएं इनसे क्या करेंगी, इनसे बनेंगी। तो इस प्रकार का जो विभाजन होगा उसको हम समसूत्री विभाजन बोलते हैं। इस प्रकार का विभाजन सभी प्रकार की जो सोमैटिक सेल्स हैं उनमें हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, कायिक कोशिकाएं हैं जो कि बॉडी में बनाने में मदद करती हैं, हमारे बॉडी की जो सारी सेल्स हैं छोड़ के किनको, जर्म सेल्स को। तो कायिक कोशिकाओं में इस प्रकार का विभाजन हमें देखने को मिलता है। तो समसूत्री विभाजन में जहाँ पर एक कोशिका 2n कोशिका के द्वारा दो 2n कोशिकाएं बनाई जाए, मीन्स यहाँ पर समसूत्री विभाजन होगा। समान कोशिकाएं पेरेंट्स के जैसे पेरेंटल कोशिका से दो मात्र कोशिकाएं बनाई जाएंगी, और वो सभी अपने पेरेंटल कोशिका के बराबर होंगी। ठीक है, ये भी 2n होगी और ये भी 2n होगी। इस प्रकार का डिवीज़न माइटोसिस कहलाता है। ठीक है, तो डिवीज़न जहाँ पर एक सिंगल पेरेंटल सेल से 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाई जाए उसको हम माइटोसिस बोलते हैं। माइटोसिस या फिर समसूत्री विभाजन जो है उनको हम कुछ स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मेनली तो
ये 4 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। आप इसको PMAT, PMAT इनसे भी याद कर सकते हैं, ये फॉर्मूला याद करने का, PMAT। ठीक है, इससे पहले और इससे बाद में एक एक अवस्था हो जाती है, इंटरफेज और साइटोकाइनेसिस। इनके बारे में भी देखते हैं। तो हमने जब बात करी थी कोशिका चक्र की, तो हमने कहा था G1S फेज आती है, G2 फेज आती है और उसके बाद में आती है M फेज, जहाँ पर डिवीज़न होता है। तो ये जो अवस्थाएं हैं जहाँ पर डिवीज़न के लिए सेल्स प्रिपेयर होती है, उसको हम क्या बोलेंगे भाई? इंटरफेज बोलेंगे। इंटरफेज होता है G1S और G2 फेजेज हैं, इसको हम इंटरफेज बोलेंगे। ठीक है, ये जो है एम फेज में ये सारी चीज़ें होंगी। ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहाँ पर होती है? एम स्टेज में ये सेल साइकिल होती है। अब हम बात करते हैं प्रोफेज, देखते हैं सबसे पहले। तो सॉरी, इंटरफेज में क्या क्या हो गया देखो। G1 ग्रोथ हो गई, एस मीन सिंथेसिस, मतलब कि DNA का रेप्लिकेशन हो चुका है। ठीक है, ग्रोथ हो गई, न्यू DNA बन गए और न्यू ऑर्गेनेल्स बन गए। यहाँ पर आपको पता है कोशिका में एक सेंट्रियोल होता है न्यूक्लियस के पास, लेकिन G2 फेज में सेंट्रियोल्स जो हैं वो 1 से 2 हो जाते हैं, तो 2 कॉपीज यहाँ पर उनकी बन जाती हैं। तो ये सारे काम इंटरफेज में यहाँ पर कर लिए जाते हैं। यहाँ पर 2 सेंट्रियोल आ गए हैं, न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा साइज में बड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर DNA का क्या हो गया है? डुप्लीकेशन हो चुका है। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो थोड़ा थोड़ा अभी डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। ये डायग्राम दिखाए गए हैं एनिमल सेल का इंटरफेज का और प्लांट सेल का इंटरफेज का। अब हम आते हैं प्रोफेज स्टेज में। प्रोफेज स्टेज में क्या होता है? एक सेल जो है वो अपने आप को न्यूक्लियर डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है। तो जो विभाजन होता है माइटोसिस, वो 2 स्टेजेस में होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले तो होगा न्यूक्लियस का डिवीजन, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे भाई? कैरियोकाइनेसिस। और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। तो यहाँ पर प्रोफेज अवस्था में कैरियोकाइनेसिस की जो स्टेज है वो शुरू हो जाती है, न्यूक्लियस का डिवीजन शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो सेंट्रियोल जो तो 2 थे, हमने इंटरफेज में देखा था, वो इधर दोनों पोल्स में आ जाएंगे। और यहाँ पर क्रोमेटिन जो है क्रोमोसोम्स में यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर हमें क्रोमोसोम्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे और इन सेंट्रियोल से जो स्पिंडल्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, वो ओरिजिनेट हो जाती हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम अपीयर हो जाते हैं, सेंट्रियोल सेपरेट हो जाते हैं अलग अलग और स्पिंडल बन जाते हैं। इनसे ये क्या है? स्पिंडल्स। स्पिंडल्स क्या होती है भाई? माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट होती है सेंट्रियोल से। न्यूक्लियस का जो एनवेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो थोड़ा थोड़ा डिसअपीयर शुरू हो जाती है। और ये माइटोसिस की सबसे लंबी फेज होती है, ये याद रखने की बात है। ये यहाँ पर एनिमल सेल की माइटोसिस का प्रोफेज अवस्था दिखाई गई है और ये प्लांट सेल की प्रोफेज अवस्था दिखाई गई है। अब प्रोफेज के बाद में आते हैं हम मेटाफेज में। मेटाफेज में आपने नाम सुना होगा, मेटाफेजिक प्लेट।
तो इस डायग्राम में हम प्लेट देख सकते हैं। यहाँ पर ये सेंट्रियोल हैं, क्या है भाई, दोनों तरफ से सेंट्रियोल्स, और इन सेंट्रियोल्स से ये स्पिंडल्स हैं, स्पिंडल निकले हुए हैं। इन स्पिंडल से अब क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स के जो डुप्लीकेट होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम को बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इनके सेंट्रोमियर। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सेंट्रोमियर्स, ये इनकी जो भुजाएं, इनको क्रोमेटिड्स बोलते हैं। तो इस सेंट्रोमियर से ये स्पिंडल्स क्या हो जाती हैं, अटैच हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से हो गई हैं अटैच, और ये एक रेखा में अरेंज हो जाते हैं, एक सीधी रेखा में अरेंज हो जाते हैं कोशिका के एकदम मध्य में, जिसको हम मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। ठीक है, मीन्स स्पिंडल्स जो हैं वो सेंट्रोमियर से अटैच हो चुके हैं और मेटाफेज प्लेट का निर्माण यहाँ पर हो जाता है, इसलिए इसको हम मेटाफेज बोलते हैं। ये डायग्राम दिखाए गए हैं एनिमल सेल के और प्लांट सेल के मेटाफेज के, देख सकते हैं आप रियल में। फिर हम आते हैं एनाफेज पे। तो एनाफेज जो है, अब यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होना शुरू कर देते हैं भाई, अलग अलग होना शुरू कर देते हैं। डिवीज़न उनका यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर स्पिंडल्स जो हैं वो शॉर्ट होना शुरू हो जाती हैं। शॉर्ट होएंगी तभी तो ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाएंगे, और डॉटर क्रोमोसोम्स आपस में सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। दोनों तरफ के जो पोल हैं उनकी तरफ इनका मूवमेंट शुरू हो जाता है। यहाँ पर क्रोमोसोम का डिवीजन होता है। तो एनाफेज मीन्स डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स। ये इनका डायग्राम देख सकते हैं रियल में, प्लांट और एनिमल सेल का। उसके बाद में आती है टीलोफेज अवस्था। टीलोफेज में क्या होता है भाई कि जो दोनों पोल्स पे अब क्रोमोसोम आ चुके होते हैं और उनका न्यूक्लियस अब दोबारा से बनना शुरू हो चुका होता है। दोनों वापस से न्यूक्लियस बना सकते हैं। न्यूक्लियस जो प्रोफेज में डिसअपियर हो गया था, वापस से हमें यहाँ पर कोशिका में न्यूक्लियस दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और बीच में ये जो होता है ना, बीच में ये जो स्थान है, इसको हम बोलते हैं क्लीवेज फरो। तो ये कोशिका को दो भागों में बांट देती है क्लीवेज फरो, और इस प्रोसेस को हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस होते हैं, डीएनए अनकोइल हो जाता है। यहाँ पर जो क्रोमोसोम से वापस से क्रोमेटिन में चेंज होना शुरू हो जाते हैं, और सेल में हमें दो न्यूक्लियस दिखेंगे। सेल मेम्ब्रेन पिंचेज ऑफ होएगी क्लीवेज फरो के द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार से प्लांट सेल में भी यही चीज़ें होंगी। बस फ़र्क यहाँ पर क्या है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, वहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन और स्टार्ट हो जाता है दो न्यूक्लियाई के बीच में यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर टीलोफेज में क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। मीन्स यहाँ पर साइटोकाइनेसिस प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल का। तो माइटोसिस की हम एनिमेशन देखें तो देखते हैं किस प्रकार से माइटोसिस होता है। तो जैसे ये कोई कोशिका है, आप देख सकते हैं अभी। ठीक है, मसल सेल है एक। अब हमने इसका डिवीज़न स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार से इनका डिवीज़न होता है। दोबारा से देखते हैं, ये प्रोफेज, ये मेटाफेज, ये एनाफेज, और ये टीलोफेज, और ये साइटोकाइनेसिस से दोनों सेल अलग हो चुकी हैं। इस प्रकार से इनका डिवीज़न हो जाता है। ये होता है माइटोसिस। इस प्रकार से कंटिन्यू इनका डिवीज़न चलता रहता है।
ठीक है, तो ये एनिमल सेल के अवस्थाओं के यहाँ पर डायग्राम दिखाए गए हैं एनिमल और प्लांट सेल के। तो आपको समझ में आया होगा माइटोसिस।